हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा तैयारी चल रहा है आप लोगों का? तो आज हम वर्ग 10वीं की प्रश्नावली 3.5 वज्रगुणनखंड विधि से सारा क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे, जो एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यहाँ पर हम क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है वो लिख लिए हैं। स्टेटमेंट है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अद्वितीय जब हल होगा तो उसको हम वज्र गुणनखंड विधि से बनाएंगे उस समीकरण को। तो देखो, यहाँ पर हम पहला समीकरण लिख लिए हैं। तो पहला समीकरण यहाँ पर है, इसको हम समीकरण 1 मान लिया है और इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। तो यहाँ पर देखो, a1 का मान कितना हो जाएगा जब हम हल करेंगे। तो a1 का मान x के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 1। और b1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में 3। और c1 का मान कितना है, माइनस में 3। ठीक है, तो a1 b1 और c1 हमें पता चल गया। अब दूसरा समीकरण में जो है उसको हम a2 मान लेते हैं। तो a2 बराबर कितना है, 3। और b2 बराबर कितना है, माइनस में 9। और c2 बराबर कितना है, माइनस में 2। तो देखो, यहाँ पर हम a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 मान लिए हैं, लिख लिए हैं जैसा दिया था। अब इसको देखो हम कैसे करते हैं। तो a1 बटा a2 पर हम बैठाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। और b1 बटा b2 तो माइनस में 3 बटा कितना हो जाएगा, माइनस में 9। और c1 बटा c2 तो माइनस 3 बटा माइनस में 2। माइनस से ये माइनस और ये माइनस से ये माइनस कट गया, 3 1 3 और 3 3 9। तो यहाँ पर देखो 1/3 बराबर 1/3 और ये बराबर नहीं है 3/2। तो ये हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी समांतर रेखा। क्योंकि कोई हल नहीं होने का शर्त जो होता है वो होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2। तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो इसको हम वज्र गुणनखंड विधि से नहीं बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 2 लिख लिए हैं, पहला का दूसरा। यहाँ समीकरण 1 हो जाएगा ये, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखो, इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, a1 का मान कितना है, 2। और b1 का मान कितना है, y के साथ कुछ भी नहीं है, गुना में तो कितना है, 1। तो b1 का मान कितना हो गया, 1। और c1 का मान अगर बराबर 5 उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 5। ठीक है, यहाँ पर देखो a2 का मान हो जाएगा 3। और b2 का मान कितना हो जाएगा, 2। और c2 का मान अगर बराबर 8 उधर जाएगा तो माइनस में 8। ठीक है, अब इसको भी हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पर बैठा कर देखते हैं। तो देखो, 2/3 बराबर 1/2 और बराबर में -5 बटा -8। ये माइनस से ये माइनस कट गया। 2/3 बराबर नहीं है 1/2 का, यहाँ पर बराबर नहीं है। और ये भी बराबर नहीं है 1/2 बराबर नहीं है 5/8 का। तो इसका अद्वितीय हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल है। तो देखो, जब अद्वितीय हल रहेगा तो इसको हम वज्र गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो देखो, वज्र गुणन विधि से जो हम बनाएंगे तो इसका सूत्र होता है, पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 माइनस में a2 b1 ठीक है, इतना लिखने के बाद ये फार्मूला होता है वज्र गुणनखंड विधि का x का मान निकालने के लिए। तो इस पर अब हम मान पुट कर देते हैं। तो देखो, x बटे b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, 1। तो यहाँ पर हम 1 रख लिए। और c2, तो c2 का मान कितना है, -8। तो यहाँ पर गुने -8 रखे। अब यहाँ चिन्ह है माइनस का, तो हम माइनस का चिन्ह दिए। देखो b2, तो b2 का मान कितना है, 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख लिए। और गुने c1, तो c1 का मान कितना है, -5। तो यहाँ पर हम -5 रख लिए बराबर 1 बटा a1। तो a1 का मान कितना है, 2। और b2, तो b2 का मान कितना है, यहाँ पर 2 माइनस a2।
A2 का मान कितना है 3, और B1, तो B1 का मान कितना है 1। तो इतना हम मान रखने के बाद इसको अब हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो देखो x बटे, अगर -8 को हम 1 से गुना करते हैं तो माइनस में 8 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 5 दूना 10 और बराबर 1 बटा 2 दूना 4 और माइनस में 3 एकान 3, या यहाँ हो जाएगा या x बटा 10 में से 8 गया तो 2 और बराबर 1/1। तो क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान कितना आ गया 2। तो ये x का मान आ गया, ये हो जाएगा x का मान, इसका आंसर। अब हम y का मान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार यह हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिर। तो y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1। ये y का मान निकालने का सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पर y और बट्टे C1 का मान कितना है, C1 का मान माइनस में 5 है तो -5 A2, A2 का मान है 3, तो यहाँ पर हम 3 रख लिए, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए। C2, तो C2 का मान माइनस में 8 है, तो इसको हम कोष्ट के अंदर लिख लेते हैं माइनस में 8। और A1, तो A1 का मान कितना है 2, यहाँ पर हम A1 का मान 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब बराबर 1 बटा, देखो इधर वाला ही मान पुट करना है, तो 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 1, इसका मान यहाँ पर पुट पहले से ही था, वही मान हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखो यहाँ पर या y बटा 5 दिया माइनस में 15, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 बराबर 1 बटा 2 दूना 4 माइनस 3 एकान 3। तो इसको हम कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं y बटा 16 में से 15 गया तो 1 बराबर 1/1। तो क्रॉस गुना करेंगे तो y का मान आ गया 1। तो इस तरह से हम बीजगुणनखंड विधि से अद्वितीय हल होने की स्थिति में x और y का मान निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का समीकरण हम लिख लिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो A1 का मान जो है, A1 का मान कितना हो जाएगा 3, तो A1 बराबर 3 लिख दिए। फिर देखो कॉमा B1 का मान, तो B1 का मान कितना है माइनस में 5, तो हम यहाँ पर माइनस में 5 लिख लिए। और C1 का मान, तो C1 का मान कितना हो जाएगा, बराबर में 20 है, और 20 को अगर हम बराबर के इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 20। इसी प्रकार A2 का मान देखो, तो A2 का मान कितना है 6, B2 का मान कितना है माइनस में 10, और C2 का मान कितना हो जाएगा बराबर 40, अगर इधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 40। अब देखो इसको भी हम पुट करते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 पर। तो देखो यहाँ पर 3/6 बराबर -5 बटा माइनस में 10 बराबर -20 बटा माइनस में 40। माइनस से माइनस कट गया, 20 एकान 20, 20 दूना 40, माइनस माइनस कट गया, 5 एकान 5, 5 दूना 40, 3 एकान 3, 3 दूना 6। ये कट के आ जाता है 1/2 बराबर 1/2 और बराबर में 1/2। यहाँ पर सभी बराबर हैं, तो जब सभी बराबर हो जाएगा तो अपरिमिति रूप से अनेक हल हो जाएगा। और सभी बराबर होने पर क्या हो जाएगा, अपरिमिति रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अपरिमिति रूप से अनेक हल है। तो इसको हम बीजगुणनखंड विधि से नहीं बनाएंगे, इसका अपरिमिति रूप से अनेक हल हो जाएगा। बीजगुणनखंड विधि से हम बनाएंगे कब, जब सिर्फ अद्वितीय हल होगा, A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2, तब हम बीजगुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, पहला का क्वेश्चन नंबर 4 का समीकरण 1 और समीकरण 2 हम यहाँ पर लिख लिए हैं। इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि अद्वितीय हल है या नहीं। अगर अद्वितीय हल होगा तो बीजगुणन विधि से हम इस सवाल को बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर A1 का मान कितना है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, तो A1 का मान 1 हो जाएगा। कॉमा B1 का मान, तो B1 का मान कितना है माइनस में 3, और C1 का मान कितना है माइनस में 7। इसी प्रकार A2 का मान देखो, तो A2 का मान कितना हो जाएगा 3, B2 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 3, और C2 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 15। अब इसको हम बैठा देते हैं इस पर, 1/3
बराबर -3/-3 बराबर -7/-15। माइनस से ये माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, 3 एकान 3, 3 एकान 3। देखो 1/3 और बराबर में 1 आ गया और इसके बराबर में 7/15। अब एक भी बराबर नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल है ये, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल हो जाएगा तो इसको हम कौन विधि से बनाएंगे, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं वज्र गुणन विधि से। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं x/b1c2 - b2c1 बराबर 1/a1b2 -a2b1। ठीक है, ये x का मान निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पर देख लो x/b1 का मान कितना है, b1 का मान देखो -3 गुने c2, तो c2 का मान कितना है -15। ठीक है, माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा, b2, तो b2 का मान कितना है -3, तो इसको हम कोष्ठ में लिख लेते हैं -3 और गुने c1, तो c1 का मान कितना है -7 बराबर 1/, देखो a1b2, तो a1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हम रख लिए 1 गुने b2, तो b2 का मान कितना है -3 माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा दिए a2, तो a2 का मान कितना है 3 और गुने b1, तो b1 का मान कितना है -3, तो यहाँ पर हम -3 रख लिए। देखो अब यहाँ x/, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 45 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पर यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 7 × 21 बराबर 1/3 एकान -3 और माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, या x/, इसमें से हम घटा लेते हैं, 5 में से 1 गया तो 4 और 4 से 2 गया तो 2 बराबर 1/6। नीचे में हम काट देते हैं, 6 एकान 6, 6 चौके 24, तो x का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब हम y का मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिर y/c1 a2 -c2 a1 और बराबर 1/a1b2 -a2b1। ठीक है, y का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखो y/c1 का मान कितना है, c1 का मान यहाँ पर देखो -7, a2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर हम 3 रख लिए, माइनस c2 का मान कितना है -15 गुने a1, तो a1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हम 1 रख लिए। ठीक है, बराबर 1/, देखो इसी मान को हम रख देंगे सेम ऐसे ही, क्योंकि ये फार्मूला लास्ट वाला सेम था। यहाँ पर देख लो 1 गुने -3 और -3 गुने -3, तो यहाँ हो जाएगा या y/7 या -21 और माइनस माइनस प्लस 15 एकान 15 बराबर 1/3 एकान -3 और प्लस 3 × 9, इधर हो जाएगा या देखो y/, कितना हो जाएगा 21 में से 15 गया तो माइनस में 6 और बराबर में 1/6, 6 से हम 6 को काट देते हैं तो y का मान हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो था समीकरण 4 ठो, तो सभी को हम वज्रगुणनखंड विधि से बनाना देख लिए, जो अद्वितीय हल जिसका हो रहा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहला लिख लिए हैं। कहता है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें a और b का मान ज्ञात करना है जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होने का स्थिति दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण 1 हो जाएगा और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम पहले a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का मान निकाल लेते हैं। तो देखो a1 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 का मान यहाँ पर है 2
और B1 का मान है 3 और C1 का मान हो जाएगा बराबर से इधर आ जाएगा तो माइनस में 7। ठीक है, इसी प्रकार A2 का मान यहाँ पर देखो, A2 का मान हो जाएगा A माइनस B, x नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो B2 का मान A प्लस में क्या हो जाएगा B, यहाँ पर हम y नहीं लिखेंगे, ठीक। और C2 का मान हो जाएगा माइनस में 3a, क्योंकि ये इधर जाएगा तो 3a माइनस हो जाएगा, प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल करके हम सभी को यहाँ पर लिख दिए। अब देखो अपरिमित रूप से यहाँ पर कहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का जो स्थिति होता है वह होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर में C1 बटा C2। ठीक है, यहाँ पर देखो किसी दो को हम पहले बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम पहले बराबर कर लेंगे A1 बटा A2 और बराबर B1 बटा B2। यहाँ से मुझे समीकरण 1 पता हो जाएगा। उसके बाद हम या तो A1 बटा A2 के बराबर में C1 बटा C2 के रख लेंगे, या नहीं तो B1 बटा B2 के बराबर C1 बटा C2 को हम रख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस दोनों को बराबर कर लेते हैं, यानी A1 बटा A2 और बराबर B1 बटा B2 को, क्योंकि सभी एक दूसरे का बराबर है। तो देखो A1 का मान कितना है यहाँ पर 2, अब बट्टे में A2 का मान कितना है A माइनस B और बराबर में B1 का मान कितना है 3 और बट्टे में A प्लस B। अब यहाँ पर देखो हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, यहाँ हम A1 बट्टा A2 और बराबर B1 बट्टा B2 का मान रखे हैं, तो क्रॉस गुना करते हैं तो 3 को अगर हम A से गुना करते हैं तो 3A हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, 3 को B से करते हैं तो 3B हो जाएगा। फिर देखो 2 को A से करते हैं तो 2A और प्लस 2B, तो A वाले को अलग कर लेते हैं तो 3A और माइनस 2A इधर आएगा, सॉरी प्लस 2A इधर आएगा तो माइनस 2A और बराबर 2B और माइनस 3B उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 3A में से 2A गया तो 1A, तो 1A बराबर हो जाएगा 5B, तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, यहाँ A का मान आ गया A बराबर 5B। अब देखो इसी प्रकार यहाँ पर देखो अब हम कर लेते हैं B1 बटा B2 और बराबर में C1 बटा C2, इन दोनों को हम बराबर में रख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर में रख लिया। अगर आपका इच्छा है कि A1 बटा A2 के बराबर हम C1 बटा C2 रखेंगे तो आप रख सकते हैं। हम यहाँ पर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2 को रख लिए, क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर हैं। तो B1 का मान यहाँ पर क्या है देखो, या B1 का मान यहाँ पर कितना है 3 और बटे B2 का मान कितना है A प्लस में B, तो यहाँ पर हम A प्लस में B रख लिए। देखो अब C1 का मान कितना है माइनस में 7 और बटे C2 का मान कितना है माइनस में 3A और माइनस में B और प्लस में 2। अब यहाँ पर देखो क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो माइनस 7 को A से किए तो माइनस में 7A और माइनस प्लस माइनस 7B और बराबर 3 तिया माइनस में 9A और ये हो जाएगा माइनस में 3B और 3 दूना 6। यहाँ पर देखो A वाले को अलग कर लो, तो माइनस में 7A और ये 9A इधर आएगा तो प्लस में 9A हो जाएगा, माइनस में 7B और प्लस में 3B इधर आ जाएगा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस 3B और बराबर में 6। तो देखो 9 में से 7 गया तो 2A और यहाँ हो जाएगा 7 में से 3 गया तो माइनस में 4B बराबर में 6। समीकरण ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो ये समीकरण 2 बन गया और यहाँ समीकरण 1 हमें पहले से ही पता है। अब समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रख लेंगे तो A बराबर 5B है, तो यहाँ पर देखो 2 का 2 ही और A के स्थान पर कितना आ जाएगा गुन्ने 5B। ठीक है, 5B रख लिए और माइनस कितना है 4B और बराबर में कितना है 6, तो यहाँ पर हम बराबर में 6 रख लिए। देखो 5 दूना कितना हो जाएगा 10B माइनस 4B बराबर में 6, 10 में से 4 गया तो 6B और बराबर में 6, तो B का मान आ गया 6 बटा 6 और ये कट के आ जाएगा B का मान 1। ठीक है, तो यहाँ हमें B का मान पता हो गया। अब मुझे A का मान पता करना है, तो B का मान समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो।
हम रखते हैं कि समीकरण बी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो हम b का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ पर a, तो यहाँ हम लिख लिए a बराबर 5 गुने b का मान 1, तो a का मान आ गया 5 और कोमा b का मान आ गया 1। ये हो जाएगा इस समीकरण का आंसर। तो देखो a का मान 5 और b का मान 1 अगर हम रख देते हैं तो इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो देखो यहाँ पर दो समीकरण हमें दिया है, समीकरण ये 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई हल नहीं होने का स्थिति क्या होता है, पहले हम a1 वट्टा a2 यानी a1 और a2 b1 b2 और c1 c2 का मान लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो हम हल लिख लिए, तो a1 का मान कितना है 3, कॉमा b1 का मान कितना है y के साथ कुछ नहीं है तो 1, और c1 का मान 1 है, अगर बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो a2 का मान हो जाएगा 2 के माइनस में 1, कॉमा b2 का मान हो जाएगा k माइनस 1 और c2 का मान हो जाएगा माइनस 2k और प्लस उधर गया तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने का स्थिति क्या होता है, a1 वटा a2 बराबर b1 वटा b2 अब बराबर नहीं हो c1 वटा c2, ये होता है कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर पुट कर दो a1 वटा a1 का मान कितना है 3 और बट्टे a2 का मान कितना है 2 के माइनस में 1 और बराबर कर लेते हैं हम b1 वटा b2 को, तो b1 का मान कितना है 1 और बट्टे b2 का मान कितना है k माइनस 1, क्रॉस गुना कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 को अगर हम k से गुना करते हैं तो 3 के माइनस 3 एका 3 और बराबर 1 से गुना करते हैं यहाँ 2 के माइनस में 1, अब k वाले को अलग कर लेते हैं, तो देखो 3 के मतलब 3 के और 2 के इधर आ गया तो माइनस में 2 के बराबर माइनस 1 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो 3 के में से 2 के घट गया तो k बराबर 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2, तो यहाँ k का मान कितना आ गया 2। तो अगर हम 2 रख रहे हैं k के स्थान पर तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5 गो क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा का एक समीकरण है उसको भी हम देख लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या 3 हम यहाँ पर लिख लिए हैं। देखो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि दोनों विधि से हल करके देखना है और इसका मान क्या आता है और हमें जो विधि अधिक उपयुक्त लगेगा उसका हम नाम लिख देंगे। ठीक है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को पहले हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर देखो हम हल कर लेते हैं और लिख लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो यहाँ पर समीकरण 8x प्लस में 5y और बराबर में 9 है, ये समीकरण 1 है, और यहाँ पर देखो 3x प्लस 2y और बराबर में 4, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसको हम मान लिए। अब देखो हम समीकरण या तो 1 से ले लेंगे या समीकरण हम 2 से ले लेंगे, तो देखो हम यहाँ पर समीकरण 2 से ले लेते हैं। ठीक है, आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी समीकरण से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 क्या है 3x और यहाँ पर हम 3x और बराबर में क्या लिखेंगे 4 और प्लस 2y उधर जाएगा तो माइनस में 2y, तो x का मान हो जाएगा 4 माइनस 2y बट्टे 3, ये समीकरण 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 को हम तोड़कर समीकरण 3 बना दिए हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 3 का मान 2 में न रखकर समीकरण 3 का मान 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो यहाँ पर 8 है तो हम 8 ही लिख दिए और x के स्थान पर 4 माइनस 2y बट्टे में 3 प्लस में 5y बराबर में 9,
देखो 8 चौके 32 माइनस 8 दूना 16y और बट्टे में 3 प्लस में 5y और बराबर में 9, या यहाँ पर देखो लघुत्तम कर लेते हैं हम, तो 3 ये हो जाएगा 32 माइनस 16y और 5 दिया 15y और बराबर में 9। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं या, लिख लिए या, यहाँ पर देखो क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो सबसे पहले 32 को हम 32 ही लिख लिए और माइनस 16 में से 15 घट जाएगा तो माइनस में y और बराबर में 9 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 32 और माइनस 27 हो जाएगा इधर आएगा तो, और बराबर में y, तो y का मान आ गया 12 में से 7 गया तो 5, तो यहाँ पर y का मान 5 आ जाता है। ठीक है, अब हम y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो यहाँ x है, हम x बराबर 4 माइनस y के स्थान पर 5 और बट्टे में 3, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5 दूना 10 बट्टे 3, तो x बराबर हो जाएगा 10 में से 4 गया तो माइनस 6 और बट्टे 3 कट गया तो x का मान आ गया माइनस में 2। तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब इसी क्वेश्चन को हम वज्र गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। देखो अब इस प्रश्न को हम वज्र गुणनखंड विधि से बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल वज्र गुणन विधि से। ठीक है, यहाँ पर देखो a1 का मान कितना है, a1 बराबर 8 और b1 बराबर 5, c1 बराबर, अगर बराबर वाला 9 इधर आएगा तो माइनस में 9, और a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर में 4 है तो इधर आएगा तो माइनस में 4। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो देखो x का मान के लिए सूत्र होता है x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x का मान हमें निकालना है, b1 का मान कितना है 5 और c2 का मान कितना है माइनस में 4, माइनस b2 का मान कितना है 2 और c1 का मान कितना है माइनस में 9, तो हम यहाँ माइनस 9 लिख लिए, बराबर 1 बटा a1 का मान कितना है 8 गुन्ने b2 का मान कितना है 2 माइनस a2 का मान कितना है 3 और b1 का मान कितना है 5। ठीक है, अब हम लिख लिए इतना मान। अब देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा या x बट्टे, देखो 5 चौके माइनस में 20। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 दूना 18 बराबर 1 बटा 8 दूना 16 माइनस 5 दिया 15, तो यहाँ हो जाएगा x बट्टे 20 में से 18 जाएगा तो माइनस में 2 और बराबर 1 बटा 1, तो क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान माइनस 2 आ गया, ये हो गया x का मान। ठीक है, अब हम y का मान निकाल लेते हैं, तो y के लिए सूत्र हो जाएगा y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये y के मान के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो या y बटे c1 का मान कितना है माइनस में 9, यहाँ देखो माइनस 9, a2, तो a2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लिए, माइनस c2 का मान कितना है माइनस में 4, तो यहाँ पर हम माइनस में 4 लिख लिए, a1, तो a1 का मान कितना है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख लिए, और बराबर 1 बटा a1 का मान कितना है 8 गुने b2, तो b2 का मान कितना है 2 और माइनस a2, तो a2 का मान कितना है 3 और b1, तो b1 का मान कितना है यहाँ पर 5। हम ऐसे वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पर देख लो, तो y बटे 9 तिया माइनस में 27 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 चौके 32 बराबर 1 बटा 8 दूना 16 माइनस 15। ठीक है, यहाँ पर देखो या y बटे 12 में से 7 किया तो यानी y बटे 5 आ गया और 1 बटा 1, तो क्रॉस गुना होगा तो y का मान आ गया 5। तो ये हो गया वज्र गुणन विधि से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
देखो प्रश्न संख्या 4 का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। हमें किसी भी विधि से इसका हल ज्ञात करना है। देखो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लिए हैं, चौथा का पहला। यहाँ क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब छात्रावास मतलब हॉस्टल में जो है मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब मासिक खर्चा के लिए छात्रावास में जो खाने का चार्ज है उसका एक फिक्स किराया है, ठीक है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। मतलब प्रतिदिन का जो भोजन का रुपया है वो अलग होगा और महीना के लिए फिक्स भोजन का जो रुपया होगा वो अलग होगा। यहाँ कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है वो मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ये निकालना है। तो पहले हम नियत व्यय मान लेते हैं। माना कि नियत व्यय बराबर मतलब मासिक खर्चा जो है फिक्स किराया वो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं। हल माना कि नियत व्यय बराबर नियत व्यय बराबर हम कितना मान लिया, x रुपया, ठीक है। तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर भोजन का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रश्न से लिख लेते हैं। प्रश्न से देखो नियत व्यय के लिए x रुपया माने हैं तो हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं x प्लस छात्र कितने दिन भोजन लिया 20 दिन लिया। तो यहाँ पर हम 20 दिन, प्रतिदिन के लिए y है तो 20 को y से गुना हो जाएगा तो 20y बराबर छात्र कितना रुपया देता है 1100 रुपया, सॉरी 1000 रुपया। तो यहाँ पर हम 1000 रुपया समीकरण 1 बना लेते हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार देखो अब दूसरा समीकरण हम कैसे बनाते हैं। इसी प्रकार देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो मान लो यहाँ नियत व्यय x है और एक्स्ट्रा 26 दिन भोजन करता है तो 26 कितना रुपए देना पड़ता है 1180 रुपये। तो यहाँ पर 1180 ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं, विलोपन विधि से बना लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। देखो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो हम घटा लिए। अब यहाँ पर लिख लेते हैं देखो x प्लस 20y बराबर में 1000 समीकरण 1 था। दूसरा है x प्लस 26y बराबर में 1180 समीकरण 2। घटाव का चिन्ह हम देते हैं, घटा रहे हैं, x से x कट गया। देखो 20y में से 26y जाएगा तो माइनस में 6y और यहाँ घट जाएगा 1180 में से 1000 जाएगा, यहाँ माइनस 180 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 180/6 और 6 से काटेंगे तो y का मान आ गया 30। प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो है वो 30 रुपया है। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 यहाँ है तो x प्लस 20 गुने y का मान हम रख लिए 30 और बराबर में 1000, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 3 दूना 600, तो यहाँ x का मान आ जाएगा 400। तो यहाँ देखो आंसर आ गया नियत व्यय बराबर, अतः नियत व्यय बराबर, तो नियत व्यय बराबर 400 रुपया। अब प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो है प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर भोजन का
मूल्य बराबर 30 रुपया। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करे। तो यहाँ पर देखो अंश और हर से रिलेटेड प्रश्न हम कई बार बना चुके हैं और इसको भी हम बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम अंश मान लेते हैं इसका। तो माना कि किसी भिन्न का अंश बराबर, तो अंश मान लिया हम कितना x, ठीक है, तथा हर मान लेते हैं, तथा हर बराबर कितना हो गया y, तो भिन्न हो जाएगा x बटा y। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, तो यहाँ हो जाएगा x बटा y, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं प्रश्न से। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश से हम अगर 1 घटा रहे हैं, x - 1 हो गया, अब बट्टे में y, अब बराबर कितना हो जाता है 1/3। तो हम भिन्न 1/3 लिख लिए, ठीक है। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो 3 को x से किए तो 3x - 3 बराबर में y। तो देखो 3x माइनस में y, और ये -3 उधर जाएगा तो प्लस में 3। तो समीकरण ये हो गया 1। देखो इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इसी प्रकार दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखो भिन्न x बटा क्या है y, और हर नीचे हम 8 जोड़ लेते हैं, तो 1 बटा कितना हो जाता है 4। अब देखो क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो 4 को हम x से किए तो 4x, और बराबर हो जाएगा y प्लस में 8। यहाँ पर देखो 4x माइनस y और बराबर में 8, समीकरण 2। अब इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, पहला समीकरण 3x माइनस y और बराबर में 3, समीकरण 1। दूसरा है 4x माइनस में y बराबर में 8, समीकरण 2। यहाँ देखो माइनस, इसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस y कट गया। अब देखो 3x में से 4x जाएगा तो माइनस में x, और कितना हो जाएगा 8 में से 3 गया तो माइनस में 5, इससे ये कट गया, तो x का मान आ गया कितना 5। अब x का मान समीकरण 1, 2 या 3 कहीं भी रख देते हैं हम। तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 यहाँ है, तो 3 गुने x का मान 5 माइनस में y और बराबर में 3, तो माइनस y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 5 या 15, तो y बराबर हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस में 12, माइनस से ये माइनस कट गया, तो y का मान आ गया 12। तो यहाँ पर भिन्न हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा, भिन्न क्या था x बटा y बराबर हो जाएगा, x का मान है 5 और बटा 12। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या 3 है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश जो है एक टेस्ट में कितना अंक लाता है, 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अगर वह प्रश्न को सही करता है तो उसे 3 अंक दिया जाता है, और एक प्रश्न गलती करता है तो उसे 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक आता है, ठीक है, 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें टेस्ट में कितने प्रश्न थे वो निकालना है। तो यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं, पहले हल कर लेते हैं। माना कि सही प्रश्नों की संख्या या शुद्ध प्रश्नों की संख्या, तो शुद्ध प्रश्नों की संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक है।
x तथा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर, ये हो गया y। हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से, यहाँ पर देखो अगर वह प्रश्न को सही करता है तो उसे कितना अंक मिलता है, 3 अंक। तो सही प्रश्न यानी शुद्ध प्रश्न के लिए क्या है, x, तो यहाँ हो जाएगा 3x। और यहाँ पर प्लस में कहता है मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो प्लस में 1 अंक कटौती की गई तो माइनस होगा, मतलब सही प्रश्न में से, सही मार्क्स में से कटता है तो माइनस होगा, तो माइनस में हो जाएगा 1 अंक की कटौती की गई, तो अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y था तो माइनस में y, और बराबर उसे कितना मार्क्स आता है, 40 मार्क्स, तो बराबर में हम रखेंगे 40। समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा स्टेटमेंट है, कहता है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो यहाँ हम 4x माइनस अशुद्ध प्रश्न पर 2 अंक की कटौती की जाती, तो यहाँ पर देखो 2y बराबर कितना मार्क्स आता, 50, तो हम यहाँ पर रख लिए 50। समीकरण 2। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं, यहाँ पर देखो 3x माइनस वाई बराबर 40 समीकरण 1 है, और यहाँ है 4x माइनस 2y बराबर 50 समीकरण 2। यहाँ नहीं कटेगा तो हम 4 से इसको गुना कर लेते हैं, इस 4 से, और यहाँ 3 है तो 3 से नीचे वाले समीकरण को हम गुना कर लेते हैं। तो देखो 4 को हम 3 से किए तो 4 किया 12x माइनस 4 1 का 4y, और 4 चौके 16 160, यहाँ पर 3 चौके 12x, 3 दूना 6y, और 5 दिया 15 150। अब यहाँ पर देखो माइनस को उल्टा प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया, 6 से 4 गया तो 2y, और बराबर 160 से 150 गया तो यहाँ पर 10, तो y बराबर आ गया 10/2, ये कट गया तो y का मान आ गया 5। y का मान कितना आ गया, 5। अब देखो y का मान समीकरण हम 1 में रख लेते हैं, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 ये है, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस y के स्थान पर 5 बराबर में 40, तो 3x बराबर 40, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 5, या 3x बराबर कितना हो जाएगा 45, तो x बराबर हो गया 45/3, ये कट गया तो x का मान आ गया 15। तो कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 15 और प्लस में 5, 15 5 20, शुद्ध और अशुद्ध दोनों को हम क्या कहिए, जोड़ दिए, तो प्रश्नों की संख्या कितना था 20। अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। देखो प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ कहता है कि एक राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों स्थान की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। और यहाँ कह रहा है एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात एक ही बिंदु पर मिलती है, 5 घंटे पश्चात एक ही बिंदु, यहाँ होगा एक ही बिंदु पर मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हम राजमार्ग बना लेते हैं, मान लो कि ये A है और ये B है, ये राजमार्ग A और B है। एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है इसी डायरेक्शन में, और दूसरा कार यहाँ B बिंदु से चलना प्रारंभ करती है इसी डायरेक्शन में, और दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों की बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है। दोनों की बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। फिर भी 5 घंटे पश्चात वे दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इसका मतलब है कि पिछला वाला कार जो है A से जो चलना प्रारंभ करता है,
इसका ये बीच से जो चलना प्रारंभ करता है इससे चाल ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा, तो अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं 100 को, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ज़्यादा होगा। किसका? कार ए की चाल। ठीक है, क्योंकि 5 घंटा पश्चात वे दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो 5 घंटा बाद उसके बीच का जो डिस्टेंस 100 किलोमीटर है उसको ये कवर कर लेता है। तो यहाँ पर हम दोनों कारों की चाल मान लेते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर माना कि कार ए की चाल बराबर, तो यहाँ पर देखो x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि दोनों कार ए और कार बी की बीच की दूरी जो है वो कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर हम 1 मान लिए। और फिर कह रहा है कि यहाँ एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात एक ही बिंदु पर मिलती है। दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो भिन्न भिन्न चाल है, तो x और माइनस क्या हो जाएगा? y। भिन्न भिन्न है तो x माइनस y और बराबर 100 और बट्टे कितना हो जाएगा? 5 घंटा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है ना, तो दूरी 100 है और बट्टे में समय कितना है? 5 घंटा। तो ये कट गया, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 यानी 20। समीकरण 2। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पर देखो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण 1। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 2। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, उल्टा हो जाएगा इसका, x से x कट गया तो 2y बराबर 100 से 20 गया तो 80, 2 1 2, ये कट गया 40 बार में, तो y का मान आ गया कितना? 40। अब यहाँ पर देखो y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर देखो x है तो x प्लस वाई का मान 40 आया है बराबर में 100, तो x का जो मान आएगा 100 माइनस 40, तो x का मान आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर अतः कार ए की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखो प्रश्न संख्या 5 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको हम हल करके मान लेते हैं। हल, माना कि आयत की लंबाई बराबर, तो आयत की हम लंबाई मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर xy मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम प्रश्न से। अब देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई 5 इकाई कम की जाती है, तो लंबाई में x माइनस 5 हो जाएगा और गुन्ने चौड़ाई, तो चौड़ाई जो है 3 इकाई क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, तो y प्लस 3 बराबर क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल कितना है? xy, तो xy में से -9 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको हम गुना कर लेते हैं। देखो x को y से गुना किए तो xy, उसके बाद 3 को हम x से गुना किए तो 3x, माइनस में 5 को y से किए तो -5y, और 5 दिया -15, अब बराबर xy -9। xy से xy कट गया तो यहाँ पर बच गया 3x - 5y और बराबर -9 और प्लस में 15। तो ये हो जाएगा 3x - 5y, 15 में से 9 गया तो 6, समीकरण 1। इसको हम समीकरण 1 बना लिए। इसी प्रकार अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया था। अब देखो यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, तो देखो लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दो तो x + 3 और गुन्ने चौड़ाई को कितना, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दो तो y + 2, तो बराबर में क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कितना है xy, बढ़ जाता है कितना 67 वर्ग इकाई। तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल, तो यहाँ भी हम क्षेत्रफल बराबर लगाए हैं लंबाई गुने चौड़ाई, और यहाँ भी लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर में क्षेत्रफल को रखे और क्षेत्रफल को 67 वर्ग इकाई बढ़ा दिए, मतलब प्लस कर दिए। तो देखो यहाँ पर गुना होगा, x को y से होगा तो xy, और प्लस में 2 को x से हुआ तो 2x, 3 को y से होगा तो 3y, और 3 दूना 6 बराबर xy और प्लस में 67। xy से ये xy कट गया। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2x और प्लस में 3y और बराबर में 67 - 6, तो हो जाएगा 2x + 3y और बराबर 61, समीकरण 2। हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर देखो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। 1 कितना है 3x - 5y बराबर में 6, समीकरण 1। दूसरा है 2x + 3y और बराबर में 61, समीकरण 2। देखो इसको हम 2 से और इसको 3 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, इस 2 से ऊपर वाले को और इस 3 से नीचे वाले को। तो देखो 3 दूना 6x - 5 दूना 10y और बराबर 6 दूना 12, इधर देखो 3 दूना 6x, 3 तिया 9y और बराबर 3 × 3 और 3 × 6 18। यहाँ पर देखो माइनस माइनस और ये हो गया माइनस, ये कट गया, 10 9 माइनस में 19y, और यहाँ 3 से 2 गया तो 1, 8 से गया 7, तो माइनस में 171, माइनस ये माइनस कट गया, तो y बराबर 171/19, 19 9 में 171, तो y का मान आ गया 9। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 कहाँ है, ये है, तो इस यहाँ पर लिख लेते हैं 3x - 5 गुने y के स्थान पर हम रख लेंगे 9 और बराबर में 6, तो यहाँ रख लिए 6, तो हो जाएगा 3x या 3x बराबर 6 और 9 पंचे 45 इधर जाएगा तो प्लस में 45, या 3x बराबर 45 और 6 51। उसके बाद x का मान हो जाएगा x बराबर 51/3, कट गया तो x का मान आ गया 17। तो हम यहाँ लिख लेंगे अतः आयत की बीमा जो है, आयत की बीमा मतलब लंबाई हो जाएगा 17 मीटर और तथा चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 9 मीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा चैप्टर अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।